परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है बापूजी की ये दूसरी यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है मुस्कान, जो कि आई है जयपुर से और बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे बात करने वाले हैं, साइकोलॉजी के ऊपर। ये एक बढ़िया टॉपिक है जिसके ऊपर ज़्यादातर यूथ भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, पर आज हम गहराई में इसको समझेंगे कि युवाओं के जीवन में इनकी जो साइकोलॉजी है उसको आज समझेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये तीसरा पॉडकास्ट है और मुस्कान के साथ हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने स्पिरिचुअलिटी पर भी किया था और उससे पहले उनकी लाइफ के ऊपर भी किया था। तो आज जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम फेस बाय आवर टुडेस यूथ, जो है जो यूथ हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आज उनके ऊपर बात करते हैं कि क्या वो प्रॉब्लम है और क्या उनके सॉल्यूशन। जी, तो साइकोलॉजी की शुरुआत करने से पहले मैं यही शुरुआत करना चाहूँगी कि साइकोलॉजी होता क्या है। हाँ, तो साइकोलॉजी जो है जैसे हमारे 2 वर्ड्स में डिवाइडेड है। एक होता है साइकी एंड ओलॉजी। ओके। तो साइकी इज आवर माइंड एंड ओलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। ओह वाओ, वेरी नाइस। तो जो प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें कि क्या फेस कर रहे हैं टुडेज यूथ, तो पहली बात तो ये कि स्ट्रेस या फिर ऐसी जो बीमारियां हैं, लोग जो है बोल तो देते हैं हमें स्ट्रेस हो रहा है या फिर हमें एंजाइटी हो रही है, लेकिन उनको इस चीज़ का मतलब एक्चुअल में नहीं पता कि होती क्या है ये चीज़ है। बोलने में बहुत 1 मिनट हमें लगता है हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें एंजाइटी हो रही है, लेकिन ये एक्चुअल में ये होता है, जैसे अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस में ऐसे कहते हैं कि हमारे जो ब्रेन में जो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं और हमारे जो न्यूरल पाथवेज होते हैं हमारे ब्रेन में, वो जो है थोड़े से डिसबैलेंस हो जाते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस तो आम जनता को ऐसे छोटी मोटी चीज़ों में होता ही रहता है, लेकिन जो सीवियर जो स्ट्रेस होता है मैं उसकी बात ही करूँगी। तो उसमें हमारे जो न्यूरल पाथवेज होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो थोड़े डिसबैलेंस हो जाते हैं। ओके। यस, तो उसको हम क्रॉनिक स्ट्रेस में बोलते हैं। सो लाइक वन इज लाइक एक्यूट स्ट्रेस, जो शॉर्ट टर्म होता है, जो हमें दिनचर्या में छोटी मोटी चीज़ों से थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन जो क्रॉनिक होता है वो बहुत ज़्यादा आगे चलकर एंजाइटी में बदल जाता है फिर। तो एंजाइटी में क्या होता है कि हमें डिसप्लेजेंट लगता है और छोटी मोटी बात में जो है हमें गुस्सा आ जाता है। तो ऐसी जैसी चीज़ें होती है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस होता है, तो उसमें हम कह सकते हैं जैसे एग्जामिनेशन एंजाइटी बोलकर एक अलग एक टॉपिक है। बराबर। तो एग्जामिनेशन एंजाइटी के बारे में यही बोलूँगी कि लोगों को एग्ज़ाम में जाने में बहुत डर लगता है। आप स्ट्रेस को कोई उदाहरण के तौर पे बता सकते हैं कि स्ट्रेस को समझना हो तो कैसे समझें? जी, तो अगर आप स्ट्रेस को समझना हो तो जैसे मैंने स्ट्रेस और एंजाइटी 2 चीज़ कही आपको, तो स्ट्रेस थोड़ा सा एक शॉर्ट फॉर्म है उसका, एंड जैसे एंजाइटी चाबी खो गई और मिल नहीं रही, हाँ, तो उसको क्या कहोगे आप? चाबी खो गई तो मिल नहीं रही, तो वो आपके अंदर का एक स्ट्रेस ही कह सकती हूँ, बट इन शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, कोई तो जैसे इसको मैं थोड़ा डिफरेंट बताना चाहता हूँ। चाबी खो गई, मिल नहीं रही, तो पहले तो एक सामान्य बंदा होगा, ट्राई करेगा, ढूंढेगा और एक वरी फॉर्म में आ जाएगा, चिंता में आ जाएगा, यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन कोई पागल जैसा हो जाए, अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब ऐसी नेगेटिव बातें सोचने लग जाए इसके कारण, तो फिर और उसके कॉन्सिक्वेंस सोच सोच के ही पागल हो रहा है, तो फिर वो एंजाइटी में पहुंच जाएगा। जी, है ना? जी, मैं ये अभी मुझसे आपने ये कही तो मुझे इसमें ना 2 वर्ड्स आए एक बार ध्यान में, मैं आपको कहना चाहूंगी। तो स्ट्रेस की भी 2 प्रकार होते हैं, और अच्छा। एक होता है ईयू स्ट्रेस और एक होता है डिस्ट्रेस। तो ईयू स्ट्रेस होता है कि जब आप कोई भी स्ट्रेस पॉजिटिव वे में ले रहे हो। ओके। जैसे अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ का प्रेशर हो, तो क्योंकि प्रेशर के बिना तो आप कोई चीज़ काम ही नहीं कर पाओगे ना। आपको थोड़ा बहुत एक लाइट प्रेशर, एक मोटिवेशन हम कह सकते हैं उसे। मतलब मोटिवेशन वाला प्रेशर। हाँ, मोटिवेशन वाला जो प्रेशर होता है उसे हम ईयू स्ट्रेस कहते हैं। ऑब्वियसली, जैसे कल एग्जाम है तो आज पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। कॉल्ड यस। तो इट कैन बी सेड एज अ मोटिवेशन प्रेशर। ओह, वेरी गुड। तो दिस वी कॉल्ड इट एज ईयू स्ट्रेस। ओके। और एक होता है डिस्ट्रेस, जिस वजह से जो है हम जो खाना छोड़ देते हैं, पीना छोड़ देते हैं, ऐसी चीज़ होती है। फिर वो डिस्ट्रेस जो है वो धीरे धीरे करके एंजाइटी में बदलता है, फिर वो एंजाइटी से वो धीरे धीरे करके फिर वो डिप्रेशन में जाता है।
तो उसके वो फिर 3 फॉर्म्स हो जाते हैं कि आपको एक होता है तो फिर उसके साथ दूसरा रोग भी आ जाता है। बराबर। तो इस वजह से हमको ये ट्राई करना है कि हम जब स्ट्रेस ले रहे हैं तो हम उसको हम यू स्ट्रेस में हम कैसे बदल सकते हैं, यानी कि हम उसको किस तरीके से मोटिवेशन में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रेस को। अच्छा, आपकी उम्र में जो बच्चे हैं 18-19 वाले, उनको क्या स्ट्रेस होता है ये बताओ। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो है लोगों को आजकल ये भी हो रहा है कि उनको दो मैं रिलेशनशिप्स में उनके अच्छा। ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है। हाँ, हाँ। कि लोग जो है उनको लगता है कि जैसे उनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, हाँ। तो उसमें अगर किसी ने कॉल नहीं उठाया हाँ। तो मेरी एक फ्रेंड है, तो शी एंडेड अप कॉलिंग दैट पर्सन 50 to 98 टाइम्स। हैं 50 बार कॉल कर दिया, 90 बार कॉल। तो मतलब ऐसा है कि अगर कोई किसी से कन्वर्स नहीं कर रहा तो इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि दे एंड अप कॉलिंग दिस मेनी टाइम्स। अच्छा, तो एंड और हाँ। भी तरीके के स्ट्रेस है, हाँ, हाँ। जैसे कि एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो एग्जाम में अगर कोई मेजर एग्जाम में कोई फेल हो जाता है तो उसका बहुत भारी वाला स्ट्रेस हो जाता है, वो वाली स्ट्रेस हो गया एक। और बाकी जो स्ट्रेस होता है कि स्ट्रेस कह सकते हैं कि अगर पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया कोई बात, और ये कि अगर कोई हमसे कोई चीज़ गलत हो गया तो हम उनके पेरेंट्स के सामने हम आ नहीं पा रहे, उनको शो नहीं कर पा रहे, उनके सामने अपनी बात को रिवील नहीं कर पा रहे, तो उस चीज़ का भी स्ट्रेस हो जाता है ओके। बहुत सारे लोगों को। देखो यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रिलेशनशिप वाला जो स्ट्रेस है ना, ये युवाओं को लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम जिस उम्र में हो, चाहे तुम 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26 साल, गारंटी से बोल रहा हूँ 26 साल तक तो तुम दुनिया को कुछ जानते ही नहीं। और 26 साल में अगर कोई रिलेशन बनाना चाहते हो, चाहे दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या तुम सोच के बैठे हो कि इसको फ्यूचर में घरवाला बनाऊंगा या घरवाली बनाऊंगी, ये 26 साल तक तुम्हें गारंटी से बोल रहा हूँ तुम्हारे पास 5 पैसे की अक्ल नहीं, और इस अक्ल के साथ अब तुम जो भी करना चाहोगे ना वो सब में फेलियर होएगा। इसीलिए बेटर ये है कि आप समय का इंतजार करो और अपने आप को तैयार करो, आप अपने आप को समझो, इस दुनिया को समझो, साइकोलॉजी को समझो कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, रिलेशन की साइकोलॉजी क्या है, शादी के बाद किस तरीके से जीवन बदलता है, या आप जितनी जल्दी मचा रहे हो उसमें घुसने की उतने ही जल्दी भागोगे वहां से। ये चीजें समझनी पड़ेगी ना, जीवन में सब चीजें समझ। तो ये सबसे पहले शुरुआत करो अपने फैमिली से, अपने माता पिता के रिलेशन से, अपने दादा दादी के उनके बच्चों के साथ के रिलेशन से, मतलब आपके माता पिता से, बुआओं के तुम्हारे रिलेशन से। आजकल सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन आपको करना होगा। इस उम्र में जो कह रहा हूँ ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये सब सीखना पड़ेगा। ये संबंध तो बनने में बन जाते हैं लेकिन बिगड़ भी जल्दी जाते हैं, फिर उसके स्ट्रेस अलग से आएंगे। बेटर ये है अपने आप को तैयार करो, समझो ये जीवन क्या है, मैं क्यों हूँ, थियरी ऑफ कर्म क्या है, ये भगवान क्या है, भगवान ने क्यों भेज दिया, क्यों धक्का मार दिया, क्यों जन्म ले लिया, मर गए तो क्या होगा। ये चीजें जब जानोगे तो रियल जीवन का मतलब समझोगे और फिर ये स्ट्रेस रहेगा ही नहीं। यही तो बात है। और बताओ और क्या स्ट्रेस है? और स्ट्रेस तो ऐसे काफ़ी सारे हैं। तो अगर मैं साइकोलॉजिकल वे में बात करूँ तो ऐसे स्ट्रेस में एक ओसीडी बहुत लोगों को होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मतलब वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में होता है कि ऑब्सेसिव में होता है कि आपके दिमाग में जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक ही चीज को बार बार रिपीट। यस। अच्छा। एंड कंपल्सिव होता है, बट उसको एक ऑब्सेसिव वे में वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में होता है। अच्छा। ओवर थिंकिंग थोड़ा सा कम होता है। अच्छा। एक ओवर थिंकिंग हमको भी नॉर्मल में थोड़ा बहुत हो ही जाता है, बट ऑब्सेसिव में वो रेजिस्ट नहीं कर पाता उसको। तो फिर क्या होता है? तो मैं पूरा एक बार कंप्लीट कर देती हूँ। प्लीज। तो कंपल्सिव में ये होता है कि जो हम एक्शंस है वो हम बार बार करते हैं। अच्छा। जैसे कोई एक्शन है वो मैं बार बार करी जा रही हूँ, बार बार करी जा रही हूँ। पानी का गिलास लिया, पिया, रख दिया, हाँ, ऐसे। तो ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो ऑब्सेसिव इसलिए बोला क्योंकि वो सोच आ रही है, तो सोच की वजह से हम वो एक्शन कर रहे हैं। हाँ। तो ये दोनों चीज रिलेटेड है। ओके। तो इस वजह से इसका नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अच्छा जी। तो ये वाली बीमारी भी बहुत ज्यादा है। आपने देखा आपने कोई फ्रेंड या ऐसा कुछ ऐसे? नहीं। नहीं। अच्छा, तो आपने कोई ऐसे कोई एग्जांपल देखा जिससे आपको थोड़ा और समझने और समझाने में आसान? एग्जांपल तो टीवी में भी देखा होगा, सीरियल में भी देखा होगा, कहीं पर भी देखा होगा, थोड़ा सा आसान। एक मैं आपको बताऊँ तो मेरे को, जैसे मेरे जो भाई है ना, हाँ। मैंने उसको थोड़ा बहुत इसके लिए देखा है। अच्छा। जैसे उसको
उसको थोड़ा सा सफाई वगैरह का बहुत ज्यादा है, अच्छा। क्लीनलीनेस का बहुत ज्यादा है। ये तो ज्यादातर लोगों को होता है, मतलब हाँ, कोई वो बात क्लीनलीनेस का नहीं। काफी कॉमन है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, बाकी मैंने ऐसे नहीं देखा ज्यादा ओके। एग्जाम्पल पे। नहीं, ये तो हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि हाँ हम पिक्चरों में भी देखते हैं कि सफाई का कीड़ा है, हाँ मतलब ये धूल कैसे आई, इस चक्कर में पूरा दिन खराब कर देंगे हाँ है ना। हाँ ये हाँ कैसे हो गया, या चद्दर कैसे पड़ी है, जैसे आजकल जी माँ बाप की ऐसी जी जल्दी होती है। जी ज्यादातर माँ जो है बच्चों के पीछे ऐसे पड़ती है, अरे यहाँ कोई दिखा नहीं, तेरा लाइट क्यों चल रही है, कौन खड़ा है, हाँ भूत खड़ा है किसके लिए चल रखा है। हाँ, हाँ। तो छोटी छोटी बात। ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातों में ऐसा हम्म। कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें, ओके, तो फिर ऑब्सेसिव। इससे क्या प्रॉब्लम्स क्या होती प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि थोड़े से माइंड लेवल पे तो ठीक है, है। हाँ। लेकिन जब सीवियर हो जाता है हम्म। तब उससे हमारे जो है काफी सारे आप मेंटल। हेट करने लग जाते हैं, है ना, जी, गुस्सा बहुत करने लगते अजीब सा बिहेव करने लग जाते हो आप। हैं। गुस्सा बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है ठीक है। कि सपोज कोई काम है वो ऐसे ही क्यों नहीं हुआ। सपोज कोई चीज़ है, कोई बर्तन है, कोई भी ग्लास है, वो इसी जगह पे रखी रहनी चाहिए, हम्म। तो वो एक ऑब्सेशन हो जाता है कि ये काम ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा। ओके। तो ये प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद एक और इसमें आता है ADHD। हाँ हाँ। ये ADHD तो ADHD भी काफ़ी ऐसे कॉमन है। वो क्या होता है। फिर ये अपना होता है हाइपर एंजाइटी डिप्रेशन हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। हाँ हाँ, इसमें क्या होता है। तो इसमें ऐसे होता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो, हाइपर एक्टिव हो जाते हो, हम्म। कि आप एक जगह पे बैठ नहीं पाते हो। अच्छा। कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हाँ, इसमें। बराबर। तो ये जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो जैसे जैसे उनका अगर हमको लगता है कि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं, हम्म। वो अच्छी बात है। लेकिन एकदम एक्सट्रीम पे होते होते अगर कोई बच्चा कंटिन्यूअस 5 इयर्स 6 इयर्स के बाद भी वो सेम चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे करने लग जाता है, तो वो एक उसको एक प्रॉब्लम हो जाती है फिर ये ओके ADHD की। ओके ओके, ठीक है। तो ये सब चीजों का क्या उपाय क्या है, ये बताओ। तो इन सब चीज़ों का उपाय तो यही है कि आप बच्चों को मेडिटेशन और इन सब से जोड़ें, हम्म। कि एटलीस्ट मेडिटेशन से तो नहीं बट योग से जोड़े आप। इसलिए मैं ये टॉपिक में लेकर आई थी कि साइकोलॉजी एंड योगा को भी आप किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपकी जो है काफ़ी सारे साइकोलॉजी में थेरेपीज भी होती है, लाइक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है। उसमें क्या होता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में होती है कि कॉग्निटिव मतलब होता है हमारी थिंकिंग पैटर्न। ठीक है। तो हमारे जो हमारा जो एक बोलते हैं मैल फंक्शन थिंकिंग से हमारे एक अडेप्टिव थिंकिंग में उसको वो कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। लाइक डिसऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज थिंकिंग पैटर्न वे में वो आपको हेल्प करते हैं उसको कन्वर्ट करने में। ओके। सो अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट करते हो विद सच प्रॉब्लम्स, तो वो सबसे पहली बात तो वो आपको पहले सुनने की कोशिश करता है, वो बराबर। कि क्या प्रॉब्लम है। फिर एक बार होता है ना कि आजकल लोगों में सुनने की पावर बहुत कम हो गई है, सबसे बड़ी टॉलरेंस पावर। प्रॉब्लम लिसनिंग पावर है ही नहीं। लिसनिंग ही नहीं। तो वो पहले वो ट्राई करता है उसके साथ, फिर उसके बाद वो उसको कुछ पजल्स देता है, उसको अच्छा। कुछ सॉल्व करने के लिए देता है, ताकि एक जगह उसका माइंड जो है एटलीस्ट कॉन्सेंट्रेट वो हो। कैपेसिटी चेक करता है ना कि भाई कर कैपेसिटी पाते चेक कि करता नहीं, है, कर तो पाते फिर हैं कि नहीं। दिमाग कहीं और लग जाता है तो ये काम होगा कि नहीं। हाँ, तो यही है कि इसमें ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट। बाकी मैं अभी साइकोलॉजी भी पढ़ रही हूँ, तो मैं और इसमें इन्वेंट कर रही हूँ कि और क्या क्या, क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये है ना कि डिसऑर्डर्स काफ़ी आ गए लेकिन उसके लिए थेरेपीज बहुत कम है। हाँ, बहुत सही। और मेरी मेरी अभी जैसे एक साक्षी बहन से मेरी एक बात भी हो रही थी कि हम जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का जो रूट कॉज है उसको हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, और उसका जो मेन रीज़न तो हमारे सूक्ष्म शरीर, हमारे अंदर से कारण आ रहा है शरीर ना। में जो हमारी रिकॉर्डिंग्स है, सूक्ष्म कारण और महाकारण शरीर में जो हमारी रिकॉर्डिंग्स है, तो उन रिकॉर्डिंग्स की वजह से ही जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है हमें, मेजर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, तो इसका जो सूक्ष्म रहस्य वो यही है। सही बात है। क्योंकि हम सिर्फ सुपरफिशियल लेवल से आज जैसे आप साइकोलॉजिस्ट के पास आ रहे हो तो आपको सुपरफिशियल लेवल से वो बता देगा हाँ आपको ये करना चाहिए, लेकिन वो जड़ से ख़त्म नहीं हो रही बीमारी, और वो इतने बड़े बड़े डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जा रही है। जैसे अभी एक और भी कॉमन है, मैंने अभी साक्षी बहन को ही बताया था इसके बारे में, दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया। तो स्किज़ोफ्रेनिया की जो बीमारी है उसमें भी ऐसी ही चीज़ें हो रही है कि लोग जो है एक काफ़ी सारी चीज़ें, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे सामने से किसी को अगर आप देख रहे हो तो
आप उनको मन करते है कि मैं उनको चाकू मार दूं या फिर अच्छा। उनको ऐसा कुछ कर दूं। हम्म। तो ये डिफरेंट डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं स्किज़ोफ्रेनिया के हमारा अंदर। तो वो सीधा एक बोल देंगे भूत घुस गया देसी हिसाब, माथा कूटी नहीं करने की कोई दवाई नहीं, सीधा वजह के पास जाके इसको 2 डंडे पिटवाओ तो ठीक हो जाएगा। तो चलो वही इस है इस कि ये सारी पे चीजें दोबारा होती से है। अच्छी तरह बात हाँ करेंगे इनके साथ, पर फिलहाल इसी के ऊपर बात करते हैं साइकोलॉजी वाले में। तो करियर चैलेंजेस के ऊपर आपका क्या कहना है, ओवरकम एंड फेलियर ऑफ इनसिक्योरिटी, इसके ऊपर क्या कहना है? ठीक है, साथ में ले लूँ सर। हाँ, इसी को ले। ओके फाइन। तो करियर चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो करियर में सबसे पहली प्रॉब्लम तो है कि लोग जो है भेड़ चाल में चल रहे हैं करियर के हिसाब से, कि जो बराबर। मेरा फ्रेंड कर रहा है मैं मेरे को भी उसी करना है। हाँ, तो लेकिन उस वजह से क्या हो रहा है, और उससे भी दूसरी बात कि लोग जो है अपने पेरेंट्स के प्रेशर में भी आ जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो उससे क्या हो रहा है कि दोनों के लिए एडवाइस है कि पीयर प्रेशर और पेरेंट्स दोनों को यही एडवाइस है कि आप अपने बच्चे को जो है गलत दिशा में ना भेजें और उसको अपनी चॉइस करने का हक दे, कि आपको क्या चूज करना है वो आप चूज करो, ना कि हम चूज करें। बराबर। कि एंड ऑफ द डे फिर वही आपको ब्लेम करेगा। हाँ, तो अगर आजकल यही तो होता है। हाँ कुछ होता नहीं तो फिर माँ बाप को बोले तुम नहीं तो कहा था, मैं कर हाँ लिया। हाँ, सही है। तो वही है कि ना माँ बाप चाहते हैं कि हमें कोई ब्लेम करे, ना बच्चा चाहता है वो किसी को ब्लेम करे। तो एवरीथिंग इज टू वे, नथिंग इज वन वे। तो हम जब एक दूसरे का कल्याण चाहते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमें जो है बच्चे की चॉइस के हिसाब से उन्हें उसका डिसीजन लेने की उसे अनुमति देनी चाहिए हमें। Exactly. और जैसे कोई बात नहीं, जैसे कॉलेज से निकलकर काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप 1 साल का टाइम लो। इससे क्या होता है ना कि लोग बहुत हड़बड़ी में होते हैं कि अरे अरे ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, ये कोई नहीं, आप शांति से रहो। कोई भाग तो नहीं रहा ना, ऐसी कोई एकदम कोई सर्टेन एज तो नहीं ना, मुझे इसी एज पे मुझे ये करना है, यही पहुंचना है। लोग ऐसे सब निर्धारित करके रखते हैं बिल्कुल, और वो जब नहीं होता तो वो फिर परेशान हो जाता है। निर्धारित करो, प्लानिंग करो, दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन फिर भी उसके साथ आप क्या डिसीजन ले रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तो ये बोलूँगी कि आप 1 साल का टाइम लो और डिसाइड करो कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। जैसे अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने भी 1 साल का टाइम लिया, और उसके बाद मैं अभी जो है BSc इन साइकोलॉजी कर रही हूँ। वेरी नाइस। क्योंकि योगा तो मैं प्रैक्टिस कर ही रही हूँ और वो मैं सिखाती भी हूँ अभी। वेरी गुड। तो इस वजह से कि मैं अपने पैशन को भी फॉलो कर रही हूँ और साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं दोनों को कंपाइल करके ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहती हूँ विद स्पिरिचुअलिटी, ताकि मैं बहुत बहुत बढ़िया। जी, तो मेरा यही एम है कि मैं एक स्पिरिचुअल वे में, जैसे साइकोलॉजी जो है ना वो लोग सुपरफिशियल लेवल पे देख रहे हैं, तो मेरा ये एम है कि मैं लोगों को साइकोलॉजी स्पिरिचुअल वे में समझाऊँ। बहुत ही बढ़िया। जैसे अपने स्पिरिचुअल साइंटिस्ट आ रहे हैं तो ऐसे स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट भी आ सकते हैं। एग्जैक्टली ये तो हमें ही पैदा करने पड़ेंगे क्योंकि अध्यात्म में ये पॉसिबल है। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है, अगर वो स्पिरिचुअल है तो कितनी अच्छी तरीके से एडवाइस कर सकते हैं। राइट। परंतु अगर सिर्फ वो मटेरियल दुनिया को देख रहे हैं, विज्ञान की भाषा में ही दुनिया को देख रहे हैं, तो परमानेंट इलाज नहीं होगा, टेम्पररी इलाज हो सकता है। तो ये सही। तो इसी में मैं जानना चाहता, करियर चैलेंजेस में और क्या चीजें इसमें आ सकती? करियर चैलेंजेस में और आ सकता है, फोमो आ सकता है। फोमो मतलब? होता है अपना फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं रहना चाहूँ ऐसा। जैसे मैंने बोला कि हम भेड़ बकरी की चाल में चल रहे हैं कि जो वो कर रहे हैं हम वही करेंगे। ठीक है। तो हम क्यों कर रहे हैं? अपनी फोमो की वजह से कर रहे हैं। एक साइकोलॉजिकल टर्म भी है, नॉर्मल भी हम यूज करते हैं कि मैं पीछे ना रह जाऊँ, मिस ना कर जाऊँ किसी भी चीज से। तो ये लोगों को मन में फोमो होता है अंदर में, ये मन में ऐसी ऐसी थॉट्स आते हैं, ऐसे इमोशंस क्रिएट होते हैं कि जैसे कोई भी ग्रुप है ना तो लोग उसमें फिट होने की कोशिश करते हैं अपने। आपके फ्रेंड ग्रुप में ऐसा कभी? हाँ, मैं इस वजह से तो मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है। अच्छा। मेरे सिर्फ 2 ही दोस्त है। अच्छा। क्योंकि पहले मैं काफ़ी ऐसे, मैं भी फोमो में थी, ऐसी बात नहीं है। पहले मैं भी फोमो में थी कि मैं कहीं मिस ना हो जाऊँ, मेरे को भी बहुत सारे फ्रेंड्स चाहिए। लेकिन जब से मैंने ना अपनी आत्मा के बारे में जाना है, अपनी सोल कॉन्शियस स्टेट में आई हूँ मैं, और उसके बाद उससे भी पहले मैं जैसे योगा मैं जब प्रैक्टिस करती हूँ तो उसने मेरे को बहुत सारी एक डीप अंडरस्टैंडिंग दी है अपने बारे में,
कि मैं जो है मेरे मेरे अंदर अनंत सूर्यों का प्रकाश है, मैं इतनी पावरफुल हूँ, मैं बेहद की सोल हूँ। तो मैं मिस ही नहीं हो सकती। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट कि अगर मैं किसी हाँ, ग्रुप में जा रही हूँ, उधर मैं फिट होने की कोशिश कर रही हूँ, इसका मतलब कि मैं अपने आप को ही नहीं जानती हूँ। इसका मतलब जैसे बिल्कुल सही। जब आप फ्रेंड्स भी बना रहे हो, तो आप एक दूसरे के कॉपरेट करने चाहिए एक दूसरे को। यू शुड कॉपरेट ईच अदर, कि आप एक आपके दूसरे को। फ्रेंड योगा वगैरह करते नहीं करते? मेरे फ्रेंड्स मेरे नहीं है, ज़्यादा योगा नहीं तो करते। बोलती है उसको, अरे करते क्यों नहीं, करना चाहिए तुम्हें, सीखना चाहिए, कर दो। थोड़ा बहुत तो मोटिवेट हुआ उनका है। मन नहीं करता? मन तो नहीं करता, बट मैं उनको थोड़ा बहुत बोलती हूँ कि करो करो। फिर मैं तो क्या अपने बोलते हो, क्या बहाने मारते हैं? बोलते हैं, योगा कौन करेगा, सही। बोरिंग है बोरिंग है। ये। उनको अभी एक्चुअली जिम और योगा में बहुत एक क्लैश पड़ा हुआ है, अच्छा। कि बहुत सारे लोग जिम की तरफ जा रहे हैं, जितने भी यंगस्टर्स है हाँ, ज़्यादा, और बहुत मतलब कुछ लोग हैं जो योगा की तरफ भी आ रहे हैं। बराबर। जैसे योगा के कॉम्पिटिशंस आजकल बहुत होने लग गए, अच्छा। पहले नहीं होते थे। अच्छा। तो मैं भी अभी एक रिसेंट एक कॉम्पिटिशन में भी गई थी। मैं गई थी सितंबर अक्टूबर में, मैं भी कंपटीशन में गई थी, तो मैं जीती नहीं। बट तो योगा की भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन योगा में लोग ये नहीं समझ रहे कि योगा को आप एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से कैसे देख सकते हो। बस वही ये बात है, बहुत वो सुपर बात टॉपिक है। हो चुका है, तो मैं उसमें वापस नहीं जाना चाहूँगी। जी 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 जी, नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी ये बताओ कि ओवरकम फेल्योर्स एंड इनसिक्योरिटी, कैसे बाहर निकले फेल्योर और इनसिक्योरिटी से? जी। तो फेलियर। साइकोलॉजी कैसे मदद करती हुँ। तो साइकोलॉजी इस वजह से मदद करती है, दोनों ही मैं इस एस्पेक्ट में बताना चाहूँगी, स्पिरिचुअलिटी एंड साइकोलॉजी। कि फेलियर, जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम या फिर फेल हो जाते हो, तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये समझना है कि आप अपने लाइफ़ के एग्ज़ाम में फेल ना हो जाओ। है? कि आप जो है अपने एग्ज़ाम पेपर में फेल हो रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि अपने लाइफ़ के एग्ज़ाम में मत फेल हो जाओ। तो अगर आप एग्ज़ाम पेपर में फ़ेल हो रहे हो, तो वो सिर्फ़ एक टेम्परेरी चीज़ होगी आपके लिए। और अगर आप उसको डीप लेवल पे देखो, तो शायद वो एक आपकी साइकिल का ही पार्ट था। वो एक आप कि एक होता है ना, हर चीज़ निर्धारित होती है। तो आपको कई बार चीज़ आपको डेस्टिनी समझ के भी आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और इससे आप ओवरकम स्पिरिचुअलिटी के थ्रू इस तरीके से हो सकते हो कि आपको ये समझना है कि ये स्थूल शरीर में आप कुछ समय के लिए आए हो, और आपका जो लक्ष्य है वो एक्चुअल में स्थूल शरीर में रहने के लिए है ही नहीं। आपका जो लक्ष्य है वो आप फंस गए हो यहाँ पर इस मृत्यु लोक में। तो आपका लक्ष्य जो है वो इससे भी ऊपर है, आपको ऊपर की ओर जाना है, अपनी अपनी आत्मा को पहचानना है और उसको अग्रसर की ओर लेके जाना है। आप फेल हो रहे हो, सब हो रहे हो, लेकिन वो शरीर रूप में आप फेल हो रहे हो। सब चीज़ें आपके शरीर रूप में हो रही है। और अगर आप आत्मा को समझोगे, तो फिर मृत्यु के बाद जो अगर आप फेल हो गए, तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। कि मृत्यु के बाद अंतमति सो गति में आपकी क्या थॉट्स है, आपके मन में क्या चल रहा है। अगर उसी समय में अगर आप सिर्फ घर परिवार उन सब के बारे में सोचोगे, या फिर अगर आपकी जॉब नहीं लगी, आपका ये हो गया, तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। ये बात और बिल्कुल सही है कि जब इनकी बातें इनसे हो रही हैं, तो मैं भी अपने उस 20s वाली दिमाग से सोचता था, मतलब सोचता हूँ, बैक करता हूँ 20 साल 25 साल पहले। तो उस वक्त जो आप कह रहे हो ये बिल्कुल सच है, हमारे दिमाग में भी आता। लेकिन उस वक्त जो है इसके तो कोई जवाब ही नहीं था, और हमें तो पता ही नहीं इसको फोमो बोलते हैं, ये तो अब जाके ये शब्द निकला होगा। पहले भी था, मतलब सिचुएशन तो वही थी ना, अब इसको शब्द दे दिया गया, पहले तो नहीं पता था। अभी ऐसे हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली पहले क्या होता था ना, कि अभी साइकोलॉजी आने के बाद ना लोग बहुत ज़्यादा सोचने लग गए इसके बारे में। हाँ, ये भी गलत है कि साइकोलॉजी आ गई है, लेकिन आपके सवालों का उत्तर देने के लिए आई है, ना कि आपको और परेशान करने के लिए आई है। सही बात है। ये तो लेकिन ये अलग अलग नाम देख के ओसीडी वीसीडी पता नहीं ऐसी बातें बोल बोल के दिमाग और ही खराब हो जाएगा। हाँ, अरे इसको तो ऐसा है, मुझे भी हो जाएगा, तो अरे भाई ये सिर्फ टेम्पररी हो सकता है, एक दिन के लिए हो, आधे घंटे के लिए हो, फिर निकालो, बुद्धि शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो, सब निकल जाएगा, ये सब टेम्पररी खेल। टेम्पररी खेल है सब। तो ये बात समझना ज़रूरी है कि आप अपने फेलियर्स एंड इनसिक्योरिटी को स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही, अगर आपको जड़ से ख़त्म करना हो, तो स्पिरिचुअलिटी एकमात्र हाँ, रास्ता है आपके लिए। सही बात। आप फिजिकल चीज़ों में कितनी भी आप खुशी ढूंढ लो, आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगी, मिलेगी टेम्पररी फेलियर मिलेगी, से, हाँ। लेकिन जैसे अगर आप फेल हो गए, आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, एक बार के लिए आप फेल हुए, हाँ, नेक्स्ट मोमेंट आपकी एक अच्छी जॉब भी लग सकती है शायद, ऐसी बात नहीं है।
अगर आप फेल हो गए, फिर आपने और मेहनत करी, फिर हाँ आप अगर आपको सीए बनना हो, चाहे कुछ भी बनना हो, आप वो बन भी गए, उस स्टेज पर पहुंच भी गए। लेकिन उसके बाद अगर आप वापस फेल हो गए तो ये सोचना चाहिए कि अगर मैं फेल हो रहा हूँ तो क्यों हो रहा हूँ। अपने पास्ट कर्म में शायद मैंने ऐसे कुछ कार्य करे होंगे जिसका शायद परिणाम भी मुझे फेलियर के रूप में मिल रहा हो। ऐसा होता है कि ये जो लाइफ है ना, ये वो इतनी गुप्त है हमारी कि जो आप सोचते हो ना शायद ना ही होए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं सोच के बैठूं मैं ये करूंगा, लेकिन जब वो समय आएगा तो उस वक्त भाग्य कुछ और डिसाइड किया होगा या ऊपर से तुम कुछ और डिसाइड करके आए होंगे। तो सब कुछ, जैसे भगवान बुद्ध थे तो राजकुमार थे, सब कुछ उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो एक उम्र के बाद क्या होने वाला है वो तुम नहीं जानते, तुम सिर्फ अभी का ही कर्म कर सकते हो, वो भी चॉइस के साथ। कौन सी उम्र में तुम्हारी अंदरूनी आत्मा जागृत होने वाली है वो नहीं पता है, लेकिन तब तक तो आप बढ़िया कर्म कर सकते हो। राइट। तो ये बहुत सारी ऐसी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी गुप्त होती है जो समय से पहले तुम क्या पूरे भगवान भी नहीं बताएंगे और ना कोई जान पाएगा। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ इंटेंशन एंड मैनिफेस्टेशन। यस, तो इंटेंशन एंड मैनिफेस्टेशन का पावर यही है कि इंटेंशन मतलब यही कि आप जो सोच लेते हो वो आप कर गुजरते हो। वही बात है कि अगर आपने सोच लिया तो आपके माइंड में इतनी शक्ति है और आपकी आत्मा में भी इतनी शक्ति है कि निश्चय बुद्धि विजयंती, जैसे हम बोलते हैं, अगर आपने निश्चय कर लिया तो आप वो काम कर लेते हो। बराबर। ठीक है। और उसके उसी तरीके से मैनिफेस्टेशन उसका ही साथ आता है कि आजकल मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक वर्ड है मैनिफेस्टेशन, कि हम ये मैनिफेस्ट करेंगे, वो मैनिफेस्ट करेंगे। तो मैनिफेस्टेशन में ये इम्पोर्टेंट है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्या आप सिर्फ पैसा, गाड़ी, बंगलो, ये टेम्परेरी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप अपने आत्मा का कल्याण के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। यानी मैनिफेस्ट मतलब संकल्प शक्ति हो गई हमारी। तो क्या आप संकल्प शक्ति में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी से इंक्लाइन होता है। कि अगर मैं संकल्प कर रही हूँ कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं एक परम चैतन्य आत्मा हूँ, तो मैं ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो ये मेरी आत्मा का कल्याण कर रहा है, ये मेरे लॉन्ग टर्म तक मेरे साथ जाएगा। तो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी आत्मा की शक्ति किस में लगा रहे हो। सुबह उठकर आप धन्यवाद कर रहे हो, या फिर अगर आप ये बोल रहे हो कि नहीं मुझे बस गाड़ी, बंगलो, पैसे देना, मेरे को ये मार्क्स चाहिए, मुझे ये एग्ज़ाम में पास करा देना, तो आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हो अपनी संकल्प शक्ति अच्छी दिशा में लगाओ। तो वही मैं फ्रेंड्स कहना क्या करती है मैनिफेस्टेशन, ये बताओ। यही करती है कि जैसे अगर कोई, जिसको जो भी बनना है, अगर किसी को आर्मी ऑफिसर बनना है तो मुझे ये बना देना, मेरा एग्ज़ाम पास करा देना, मेरे को ये कर देना, वो कर देना। ठीक है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ठीक है, बट ये चीज़ भी आपको मैनिफेस्ट करनी चाहिए जो आपके साथ लास्ट ब्रेथ तक आपके साथ जाएगा। तो मैनिफेस्टेशन में इसलिए बहुत पावर है। अच्छा, द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी। इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी। तो मैनिफेस्टेशन में भी जैसे साक्षी बहन जो है हमारी वाणियों में बात करती है, यानी परावाणी, और फिर हम जो मुख से बोलते हैं वो वाली वाणी, फिर हम जो मन में सोचते हैं वो वाली वाणी। तो इन तीनों वाणियों में भी बहुत शक्तियाँ है। मेरे को उसका ठीक से अभी तक नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, मुझे भी याद नहीं आ रहा। बढ़िया है वो। बट एनीवेज, तो हम जो ऊपर सोचते हैं वो तो हमारी परावाणी होती है, ये मेरे को बस याद है। हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जो बात करोगे वो परावाणी। यस वैखरी। यस, हाँ वैखरी। एनीवेज, तो मध्यमा, वैखरी, मध्यमा, परा। राइट, वैखरी, मध्यमा, परा। तो हम जो हाईएस्ट, पहले तो हम जो मुख से बोलते हैं और उसके बाद हम जो सोचते हैं, और उसके बाद जो है मैं वैखरी, परा, और एक तो हम मुख से बोलते हैं, और एक हम बोलते हैं कि एकदम धीरे बोल रहे हैं वो वाली वाणी, और एक हम जो सोच रहे हैं। तो 3 तरह की वाणी होती है जो हमारी मैनिफेस्टेशन में हम यूज़ कर सकते हैं, और हम अपने ध्यान के तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं जब हम ध्यान कर रहे होते हैं। तो इस वजह से मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी जो परावाणी होती है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है जो आप मन में सोच रहे होते हो। तो अगर आप बेहद की परम महाशांति, वही चीज़ अगर आप अपने मन में बोल रहे होते हो, अपने सबकॉन्शियस लेवल पे अगर आप बोल रहे होते हो, तो उसका ज़्यादा पावर है रैदर देन अगर आप मुख से बोल रहे हो। बिल्कुल, बात सही है। चलो आगे बढ़ते। द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी, कंपेंशन, अंडरस्टैंडिंग अदर्स।
अच्छा, एक मिनट। तो साक्षी का बहुत बढ़िया वीडियो था इसी के ऊपर, ये तीनों वाणियों हाँ। के ऊपर कि रियल में वो कैसे इफेक्ट हुएगी, मैक्सिमम कैसे आप अपना बेनिफिट ज़्यादा उठा सकते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी, कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स। तो इस पे यही बोलना चाहूँगी कि इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी, तो साइकोलॉजी में एक टर्म आता है, एक होता है अपना सिंपैथी और एक होता है अपना एम्पैथी। तो सिंपैथी होता है कि हम किसी पे दया कर रहे हैं, और एम्पैथी ये होता है कि जब मेरे पास अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो मैं उसको अगर समझा रही हूँ तो उसमें मेरा कोई इमोशन या फिर वो इन्वॉल्व नहीं है। मैं उसको मेरा कोई ग्रीड नहीं छुपा है उसमें। मैं उसको जब समझा रही हूँ, मैं उसकी दिल से उसकी जो ट्रॉमा है, वो जिस तरीके की प्रॉब्लम से वो फेस कर रही है, मैं उसे दिल से उससे निकालना चाहती हूँ। तो वो मेरी एक एम्पैथी है। और सिंपैथी क्या होता है कि हम उसमें दया करते हैं लेकिन उसके पीठ पीछे कुछ और ही बोल रहे होते हैं। एक होता है ना कि एक टू वे साइड दिखाते हैं हम अपना। तो इस वजह से कि आपकी एम्पैथी एंड कंपैशन और दूसरों को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गई है। एक दूसरे को समझने की शक्ति बहुत कम हो गई है कि कोई भी इमोशनल इम्बैलेंस लेके अगर आपके पास कोई कुछ आ रहा है तो आप उसे नेगलेक्ट कर देते हो। यंगस्टर्स का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही हो रहा है, सॉरी बीच में बोलूं, कि वो समझते नहीं है कि एक की बात दूसरे को, दूसरे की तीसरे को, तीसरे की दूसरे को, दूसरे की पहले को। हाँ। इसमें क्या होता है कि रिश्ते खराब हो जाते हैं। हाँ। एक दूसरे की चुगलियां। राइट राइट राइट। इस तरीके की जो चीज़ें हैं, साइकोलॉजी में भी ये आना चाहिए कि भाई ये चीज़ें जो है अभी से समझ जाओ कि ये चीज़ें नहीं करो, अवॉइड करो, और ना सुनना है ना एक दूसरे की बात करो। जी। तो इसमें यही है कि सबके बीच में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, फाइट्स होते हैं, मतभेद होता ही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होता ही है। सबसे मेन बात, मैं ही सच्चा, बाकी सब, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के बोल रही हूँ। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मेरे जैसे मेरे जो पेरेंट्स है या फिर मैं हूँ, तो हम दोनों का जनरेशनल गैप है ऑब्वियसली। तो जनरेशनल गैप की वजह से उनकी कोई पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं समझ आती, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू उनको समझ नहीं आती। सही बात है। लेकिन इस चीज़ को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो और दोनों एक ही पेज पे आप कैसे आ सकते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि यंगस्टर को समय का इंतजार करना पड़ेगा। कुछ बातें आप समय से पहले नहीं जान सकते। राइट। तो ये चीज जैसे हमें बापूजी बोलते हैं, नहीं अभी नहीं, तुम्हारा समय है, जब आएगा तब समझ आएगा। हाँ। तो फिर यंगस्टर्स को ऐसे गुस्सा करना नहीं है माँ बाप पे, अरे तो ऐसे ही बोलते रहते, नहीं, उनके पीछे है कुछ बातें, लेकिन माँ बाप भी अपने बच्चों को उस तरीके से वो नहीं समझा पाते। शायद जो एक रिश्ता ऐसा है जो इसमें नहीं बात कर सकते, इसीलिए वो नहीं बता पा रहे, लेकिन रियल में उनकी बात का आपको समय पे सब समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन वो जो उस गैप का टाइम के बीच में कोई गलती ना हो जाए, रिलेशन खराब, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। चलो ठीक है, जब समय आएगा समझ जाएगा। राइट। तो इसको सॉल्व करने का सबसे एक ही उपाय है, लिसनिंग अदर्स। मेरे को जो ये लगता है, तो मैं भी इसको बिल्डअप करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये इसका सोल्यूशन मुझे पता है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी कि आप एक दूसरे को सुने। सही, वैसे सही बात है, बोलने दे, उसके अंदर से ये सब चीजें निकलेगी तो अपने आप बंदा जो हल्का हो जाएगा, फिर अपने आप ही भूल जाएगा, चल ठीक है। बच्चों का ऐसा ही होता है यंगस्टर्स में, और भूल ही जाते, मुझे ये करूंगा, फिर थोड़ी देर बाद वे अच्छा खा पी के सब भूल जाते हैं। तो इधर से माँ बाप को बोला सुना, निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं। सबसे आखिरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें हो चुकी है। हाउ कैन यू डील विथ योर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स? इसका सवाल। ठीक है, तो आप कैसे डील कर सकते हैं? तो साइकोलॉजिकल टिप्स पे तो यही है कि अगर आप अंडरस्टैंडिंग करें, तो सबसे पहला रीज़न है आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का, वो है थॉट्स। कि लोगों को थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, थॉट्स अननेसेसरी के थॉट्स आ रहे, वाइल्ड थॉट्स, अननेसेसरी। ये कोई कल की बात है उसको अभी तक लेके बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ समझना कि थॉट्स जो आ रहे हैं उनको अगर आपको कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले मैं जो करती हूँ कि कोई भी आपके 5 थिंग्स आप अपने आसपास देखो, फिर 4 चीज़ें आप स्मेल करो, फिर 1 चीज़ आप टेस्ट करो, और 2 चीज़ें आप सुनो। तो इससे क्या होगा कि आपके जो थॉट्स है, एटलीस्ट, क्योंकि मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहूँगी, तो एटलीस्ट आप अपने सेंसेस को तो काम पे लगा रहे हो गई। तो आपका थॉट्स जो है आपके माइंड से आपके सेंसेस पे आया।
हाँ क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ कि हाँ अपने सांसों पे ध्यान दो तो एक बार के लिए आपके लिए डिफिकल्ट होगा। जैसे जो एक स्टार्टिंग होती है अरे ये मेडिटेशन तो की। मेरे को फिल्म का वो सीन याद आ गया, इसको मिर्ची का धुआं कर, इसको सूंघा, मिर्ची का धुआं सूंघा, अभी भूत भागेगा इसका। ये सही है, इसको चप्पल सूंघा, इसको चप्पल मार। इस सेंसेस को बदलना है तो फिर चलो आगे। सॉरी। हाँ तो पहले तो आप ये चीज कर सकते हैं, एक अगर मिर्ची का थॉट्स बहुत ज्यादा धुआं। सॉरी आगे। ठीक है, तो वो ये कि 5 चीजें आप देखो, 2 चीजें सुनो, 1 चीजें टेस्ट करो और स्मेल करो। ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। और फिर दूसरा चीज जो है, अगर आप थोड़ा और एक्सट्रीम पे जाओ तो फिर आप अपनी श्वासों पे ध्यान दे सकते हो, हाँ ये सबसे बढ़िया। जो मैं करती हूँ। और फिर उसके किसमें बाद सबसे ज्यादा बेनिफिट किसमें मिला? सबसे ज्यादा बेनिफिट तो मैं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो अभी तक, तो मैं तो ये सांसों तो पे। पर्सन टू पर्सन चेंज है। हाँ जिसकी फिर भी बेनिफिट तो मेरे को श्वासों पे ज्यादा मिला था। श्वासों से, हाँ, मतलब एक हाँ बार के लिए, क्योंकि मतलब अगर श्वास, थॉट्स आ रहे हैं तो। हाँ थॉट्स तब। को सीधे सांसों से बदला जा हाँ सकता है। यस एग्जैक्टली। यस। और और उसके बाद तीसरी चीज जो है, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो, चाहे रनिंग करने जाओ, चाहे डांस करो, चाहे कुछ हाँ भी फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी से कहते हैं स्ट्रेस खत्म होता है, ऐसा यस, ना? फिजिकल एक्टिविटी जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे मैं योगा प्रैक्टिशनर हूँ, वाह, तो मैं अष्टांग योग सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करती हूँ। वेरी तो अष्टांग योग और हठ योग, तो ये ना 2 विगरस होता है। अष्टांग योग बहुत विगरस होता है, हठ योग बहुत साइलेंट होता है। तो मैं अष्टांग योग प्रैक्टिस करती हूँ। तो जो भी योगा प्रैक्टिशनर्स है वो विगरस अष्टांग क्या योग होता कर है? सकते हैं। भारी? विगरस यानी बहुत ज्यादा तेज होता है, लाइक अच्छा। जैसे मैं इसमें थोड़ा बता सकती हूँ आपको। जैसे हाँ हाँ। तो हठ योग और अष्टांग योग में डिफरेंस क्या होता है? हठ योग जो होता है वो 2 वर्ड से बना है, हकारा और ठकारा। अच्छा, वाह। और तो हकारा हमारी सन की एनर्जी होती है, हाँ हाँ। ठकारा हमारी मून की एनर्जी होती है। तो जब हम हठ योगा प्रैक्टिस करते हैं तो ये दोनों को हम बैलेंस करते हैं इन योग। योग अच्छा, का मतलब ये यूनियन, और हठ योग हमें इन दोनों को बैलेंस करने में मदद करता है। वाह। और वो थोड़ा सा लाइट सिंपल ऐसा होता है, इजी गोइंग होता है। लेकिन जो अष्टांग योग होता है वो विगरस होता है। तो उसमें हर आसन जो है वो थोड़ा सा विगरस होता है। स्पेशली जो सूर्य नमस्कार होता है उसका, दोनों का पैटर्न डिफरेंट होता है। तो इस वजह से मैं अष्टांग योग करती हूँ थोड़ा विगरस होने के लिए, जब थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, या फिर मैं रनिंग करने चली जाती हूँ। तो अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं अपने, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये इनका जो कंपाइलेशन होता है ये हमारे अष्टांग योग में आता है। ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें जो आसन होते हैं वो विगरस होते हैं अच्छा, अष्टांग योग वापिस आ जाते हैं कि हाँ। कौन सा बेनिफिट ज्यादा मिलता है, कौन से सेंसेस से? पेप्सी पीने से? मतलब पानी पीने से? नहीं 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 कहते कोई गुस्से में होता है, ए पानी पिलाओ ठीक हो जाएगा, अभी ठंडा हो जाएगा, नहा के आओ तो भी फ्रेश सब भूल, है ना? हाँ, नहाने का बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने भी, कि नहाना जो है वो भी बहुत हमारे मेंटल ट्रॉमास, मेंटल इमोशंस जो है उसको बहुत रिलीज करता है। और स्पेशली ना मैंने जो अपने खुद पे रियलाइज करा है कि हमारे जो नेक के बैक के पीछे का जो हमारा पॉइंट होता है ना, तो उधर से वो वेगस नर्व निकलती है। अच्छा। तो वेगस नर्व निकलती है, तो उस समय अगर आप कुछ कोल्ड उधर में आप रखते हो पीछे में, हाँ। तो उसको रिलैक्सेशन मिलता है। तो और उससे फिर हमारे DMT जो मॉलिक्यूल है, डिवाइन मॉलिक्यूल, तो वो रिलीज होता है। अच्छा। और आपके जो स्ट्रेस हैप्पी हार्मोन्स जो है जितने भी डोपामीन हार्मोन्स हाँ, है हाँ। आपके जितने भी सेरोटोनिन मेलाटोनिन, तो ये भी रिलीज होते हैं इससे। तो हम बढ़िया से टॉपिक पे बात करते करते आगे पहुंचे कि जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उसके जो सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे थे, उसमें चर्चा में आगे बढ़ गए। और हमने जैसे इन्होंने बताया कि टेस्ट कुछ कर लो, स्मेल कुछ कर लो, तो उसमें कुछ और एग्जांपल ऐड करना चाहेंगे? उसमें कोई एग्जाम्पल तो नहीं, बट साइकोलॉजी के लिए आप बुक्स कुछ पढ़ सकते हैं जो मैं आपको रिकमेंड कर दूँ, लाइक साइकोलॉजी ऑफ मनी, अल्केमिस्ट पढ़ सकते हैं तो आप। पहले आता था ना एक एडवर्टाइज, चलो कुछ तूफानी करते हैं, वो माउंटेन ड्यू पी लो, है ना? तो इस तरीके की जो साइकोलॉजी, कुछ ठंडा हो जाए, कुछ गर्म हो जाए, चाय पी ले गरम, ये मतलब ये चीजें जो है, मतलब बात हो रही थी वो स्मेल की, टेस्ट की, और ये चीजें हाँ विचारों को बदलने की। यस यस ये शायद इसलिए इन्होंने दिमाग में डाला है। यस यस यस, कि बेसिक बात है कि थॉट से एटलीस्ट आपकी सेंसेस पे आपका जो है वो ध्यान चला जाए, वो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। आजकल बच्चे वो पार्टी के बारे में क्या बोलते हैं तुम्हारी उम्र में? किसके चलो बारे में? पार्टी करते हैं। व्हाट पार्टी इज पार्टी? पार्टी के बारे में तो यही है कि उनको कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, कोई डिस्को हो रहा है, तो उनको उधर जाना अच्छा लगता है। पार्टी के बारे में तो यही आजकल वो बच्चे कहते हैं हम तो हर हफ्ते पार्टी में जाते हैं। ये क्या होती है पार्टी?
पार्टी करते यही हैं? होती है ये आजकल सबसे ज्यादा ना कॉन्सर्ट्स बहुत ज्यादा चल गए, कोई सिंगर आ रहा हाँ। है, कोई इधर आ रहा है, तो ठीक है एक बार आप देखने जा रहे हो, बट वही है कि ज्यादा टाइम तक उसको आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, कि कभी कभार आप ठीक है एक दो बार, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि जब तक आप हर एक्सपीरियंस को चखोगे नहीं तब तक आपको रियलिटी कैसे पता चलेगी। जैसे अभी मैं स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ, लेकिन मुझे अपनी सही गलत का पता है, कि ऐसा बात नहीं है, मुझे अपनी लाइफ में एडवेंचर क्योंकि मेरे को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, अरे वाह, very good। तो ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है कि अलग अलग देश में क्या कपड़े पहनते हैं लोग, अलग अलग खाना क्या खाते हैं। आप देखोगे हमारा इंडिया तो ऐसा है कि हर एक किलोमीटर में ही आपको एक नया चीज़ मिलेगी, हर एक किलोमीटर चलते ही एक देश बदल जाएगी, उनकी भाषा बदल जाएगी। जैसे हमारी जो राजस्थानी है, जैसे मैं जयपुर में रहती हूँ ना, तो हमारे इधर राजस्थान में हमारी जो मारवाड़ी बोली जाती है, तो उसमें आप जैसी हर एक डिस्टेंस में, हर एक मैं बोलती हूँ मतलब 10 किलोमीटर जितने भी, हर एक किलोमीटर तो वाइज बदल जाएगी, मारवाड़ी की टोन बदल, भाषा, टोन, सब कुछ बदल जाएगी। तो तो इतनी गुजरात में भी ऐसा वैरायटी ही है। है और इतना आपको इतना आती है डाइवर्सिटी है। क्या मारवाड़ी? थोड़ा हुआ है। समझ आ जाती? हाँ, चल, लाइक ऐसे बोलते हैं कटे जाओ तो ऐसे थोड़ा हुआ है। ओके। तो ये साइकोलॉजी वाली बात से अब इसका जो सॉल्यूशन आपने बताया और कुछ वेज भी बताए, और इसके सिवा और कुछ बताना चाहते हैं इसमें सॉल्यूशन के ऊपर? सोल्यूशन के ऊपर तो देखो, ये चीज मैं समझाना चाहता हूँ कि जब हमारा माइंड खराब होता है ना, तो ना तो आपको कुछ बात अच्छी लगेगी, कि ना ज्ञान सुनना अच्छा लगेगा, ना ही आपका योग लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो तो डिस्टर्ब है, माइंड डिस्टर्ब है। तो यही है, ठंडा पानी पियो, ठंडा पानी से नहाओ और दिमाग को शांत करो, और जो भी भगवान के ऊपर है उनका नाम मतलब स्मरण करो। तो ट्राई करो स्मरण करने का, सोचने का, जिसके ऊपर विश्वास है, श्रद्धा है, उसको याद करो। तो इससे टेम्पररी जो है आप उस सोच से बच जाएंगे जो सोच आपको कष्ट देगी। जैसे इसमें आपने जब भी ये बोला ना नाम जप करो, तो उसमें मैं जब भक्ति मार्ग में थी और मैं इस्कॉन जाती थी, तब माला चैंटिंग जो है बहुत हेल्प करती है आपको। तो एटलीस्ट आप एक आध्यात्मिक वे में भी चल रहे हो, और आपका जो थॉट्स है वो आप अलग तरीके से आपका डाइवर्ट हो रहा है। तो इसमें साइकोलॉजी में भी एक टर्म आता है लाइक बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। एक कॉग्निटिव थेरेपी होती है और एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है। तो उसमें बोलते हैं आपके मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स को अडेप्टिव बिहेवियर में वो बदलते हैं। यानी मैल अडेप्टिव कि अगर आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, तो उसकी जगह आप अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तो उसकी जगह उस एनर्जी को आप ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आप इंगेज करो। जैसे माला जप हो गया, या फिर सॉन्ग सुनने हो गए, भक्ति के सॉन्ग सुनने हो गए, उसमें आप डांस करो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। लाइक नृत्य योग भी होता है, जैसे मैं एक कथक डांसर भी हूँ, सो मैंने कथक भी कर रखा है। वेरी गुड। तो आप जैसे मैं कथक करती हूँ, तो उसमें लाइक बीट्स होती है, ताल होते हैं, एवरीथिंग होता है। फिर मैंने भरतनाट्यम भी सीखा है। तो ऐसे ऐसी इसमें मैं एक और चीज़, वो थोड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा, बट मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति से जोड़ सके, बहुत सुंदर बात है कि आप अगर उनके बच्चों को, अगर वो गलत, जैसे अगर हमारे जो वेस्टर्न डांसेस है, वेस्टर्न सॉन्ग्स है, अच्छी बात है, उनको भी आपको जानना चाहिए, लेकिन उसकी जगह अगर अपने भारत की संस्कृति, भारत के जो डांस है, भारत के सॉन्ग्स है, उसकी तरह अगर आप बच्चों को लेकर आए, तो स्पिरिचुअलिटी इसमें बहुत आपको हेल्प करती है। अच्छा, ये सॉरी बीच में बोला, ये जो सॉन्ग आप कह रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ी थेरेपी है। यस यस, तो साउंड थेरेपी बोलते हैं साउंड थेरेपी आजकल के मतलब स्ट्रेस में, जैसे कोई रिलेशन टूटा है तो वही वाले गाने शुरू कर देते हैं, वो सुनने से उसका क्या आपका क्या साइकोलॉजी क्या समझ में आती है, और क्या फायदा होता है, नुकसान होता है? जी, तो एक्चुअली जब लोग ऐसे गाने सुनते हैं कि अगर उनका ब्रेकअप हो गया, तो वो ब्रेकअप वैसे सॉन्ग सुन रहे हैं। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। तो क्या है इसके पीछे? तो क्योंकि इसलिए सुनते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इसमें हमारा जो ईगो होता है उसको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। अच्छा। मेरी ऐसा मानना है। साइकोलॉजी में भी ना 3 चीजें होती है हमारी एलिमेंट्स में। एक होता है इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अच्छा। तो हमारे जो इड होता है वो हमें एक सेटिस्फैक्शन देता है, हमारे जो प्लेजेंट सेटिस्फैक्शंस होते हैं हमारे, जैसे कहते हैं मैंने बोला और हो गया। हाँ, तो वो कौन सा ईगो? नहीं, मैंने बोला और हो गया, तो वो अपना ईगो होता है। अच्छा, ईगो होता है। हाँ। तो इसके नीचे वाला कौन सा था? इड। वो क्या होता है, कैसे वो हमें एक कोई भी प्लेजर सेटिस्फैक्शंस देता है, वो प्लेजरी सेटिस्फैक्शंस देता है। जैसे हमने जैसे खाना किसी खाया को और अच्छा खाने लग से रहा है। मिलता है, हाँ राइट, वैसे।
पानी पूरी वैसे खाई आनंद आया। राइट। हाँ, अच्छा, वो ऊपर वाला सुपर ईगो। ऊपर वाला जो सुपर ईगो होता है वो एक तो ईगो, पहले जो अपना जो ईगो होता है वो हमको एक रियलिटी चेक देता है पहले, ठीक है। फिर उसके बाद जो अपना सुपर ईगो होता है वो उसको जस्टिफाई करता है, लाइक रियलिटी चेक देता है, यानी ईगो। जैसे मैं अगर ऐसा कहूँ कि देख मैं जो कह रहा हूँ ना यही होगा, 2 दिन बाद यही होगा, इसको आप कैसे कहेंगे? इसको ईगो ही कहेंगे या सुपर इसको ईगो? नहीं, इसको आप एक तो प्लेजरी सेटिस्फेक्शन हो गया, एक आपका ईगो कहेंगे ये आपको। ईगो में। हाँ, ईगो तो में मुझे आएगा। वो समझाओ सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो ये होता है कि आपके जो ईगो को वो जस्टिफाई कर रहा है, यानी कैसे, अगर मेरे को पानी पूरी अच्छी लगी, ठीक है, तो मैंने उसको खाया। फिर मेरी मम्मा आई, उन्होंने मेरे को बोला हाँ हाँ बेटा और खाओ, हाँ। तो उससे मेरा सुपर ईगो एक्टिवेट होता है। फिर तो अच्छा। उससे मेरे को फिर एक और कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं जो कर रही हूँ उसमें वो बिल्कुल सही है। ओके, मतलब तो कोई आगे सुपर ईगो प्रोत्साहन दे दे हाँ, आपको वो आपका तो आपका सुपर ईगो सुपर आपको ईगो, करता है। हाँ वाह बेटे बहुत बढ़िया किया तू, हाँ और कर और हाँ कर। हाँ, अच्छा। वो सुपर ईगो आपको एक्टिवेट करता है, वो आपका वो चीज। तीनों के नुकसान क्या है? तीनों के नुकसान क्या है कि ईगो, अगर आप प्लेजर चीजें देख रहे हो तो नुकसान तो है ना, कि अगर आप एक तरीके से ईगो फिर भी सही होता है क्योंकि आपको एक वो रियलिटी चेक दे देता है कि आप क्या कर रहे हो। मतलब ईगो क्या करता है ना, जैसे आप पानी पूरी खा रहे हो तो फिर आपको वो रियलिटी चेक एक बार देगा कि नहीं ये गलत है, एक माइंड में आता है। लेकिन फिर जैसे ही वो सुपर ईगो अटैक करता है, नहीं तू तो सही कर रहा है, सही कर। तो वो सुपर ईगो जैसे ही अटैक करे, जैसे सपोज मैंने अगर मम्मी का एग्जांपल लिया, पेरेंट का, कि मम्मी आके बोली हाँ तू तो सही कर रही है, अच्छा खा खा खा, तो फिर सुपर ईगो एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा। तो ईगो फिर भी सही होता है, जो हम ईगो को हम गलत मानते हैं, हाँ। एक्चुअल में सबसे बुरा हमारा इड होता है, जो हमारे प्लेजरी सेटिस्फैक्शंस को पूरा करता है। तो हम जो बोलते हैं ना कि इसका ईगो बहुत है, एक्चुअली उसका वो इड होता है, ID इड। ID। मैं तो तीनों ही चीज पहली बार सुनी भाई, पूरी लाइफ बीत गई सब सुनते सुनते तो अभी क्या करना है इनका? और जैसे ये तीनों जो है, यही चीज हमारे योगा में हम इसको सत्व, रजस और तमस बोलते हैं। ओ, सेम चीज हमारे सत्व, रजस और तमस का भी एक पार्ट में आ जाता है, तो वही चीज है। ओके। तो सॉल्यूशन में ये सब चीजें हटाने का आखिर में क्या सॉल्यूशन देंगे? आखिर सॉल्यूशन तो यही है कि जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उनसे अगर आपको बचना है तो फिर सबसे पहले आत्मा को तो जानना ही पड़ेगा आपको। आप सुपरफिशियल लेवल में मैंने जो भी चीजें बताई, फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, फिर अपना टच स्मेल टेस्ट वाला चीज हो गया, तो उससे आपको एक बार जो DMT मॉलिक्यूल मैंने बताया वो सब चीजें आपकी एक्टिवेट होती है, आपकी हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। लेकिन वो कितने लॉन्ग लास्ट कर पाता है वो आपको योग से आपको हेल्पलाइन तो मिलेगी। इसको यही कहेंगे शास्त्र में, जिसे आनंद, आनंद यहाँ का है, परम आनंद ऊपर का है, ज्ञान का। तो परम आनंद में रहिए, अपने अस्तित्व को जानिए, परमात्मा से जुड़े रहिए और उसकी अनुभूति करिए कि भगवान हर पल मेरे साथ है और हमेशा वो मुझे सही गाइडलाइन देते रहेंगे। और उनके ऊपर विश्वास रखिए, बिलीफ रखिए, थियोरी ऑफ कर्म को फॉलो करते रहिए, अच्छे कर्म करिए, अच्छी सोच करिए, सबके भावना, जन कल्याण की, पूरे विश्व के कल्याण की भावना पैदा करिए। यही आपके जीवन का अंदर परिवर्तन लाएगा। तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट को चीज बोलना चाहूंगी। हाँ बोलो बोलो। तो इसी चीज को ना योगा में भी हमको 5 कोश होते हैं ना, जैसे अपने हाँ। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो हम जब ये सारी चीजें कर रहे हैं तो किसी को जो है सेटिस्फैक्शन सिर्फ अन्न से मिल रहा है, तो फिर जैसे जैसे हम योग करते हैं तो एक बार के लिए प्राण से भी मिलता है। जैसे हम प्राणायाम जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद जो रिलैक्सेशन फील होता है, दैट इज द अल्टीमेट वाला चीज, एक बार अन्नमय के बाद। अगर आपको वो प्राणमय वाला रिलैक्सेशन भी आपको मिल रहा है, सो आपकी मतलब आई गेस 50% जर्नी तो आपकी हो जाती है। अरे वाह, क्या मुझे ऐसा लगता है। क्या बात। योगा प्रैक्टिस करने के बाद जैसे मैं प्राणायाम प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं एकदम मतलब मेरे मन में कोई थॉट्स नहीं होते उसके बाद, अगर आप सही से प्रैक्टिस कर रहे हो। धो के शुद्ध हो गए। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हमारा गोल तो ये कि आनंदमय कोश तक हम पहुंचे। हाँ, आनंदमय यानी आर ब्लिस बॉडी, तो उस तक हमको पहुंचना है। बहुत सुंदर भाई, ये तो बहुत ही डीप
ज्ञानी लड़की है, बहुत अच्छा बात बता रही है। मुझे बहुत खुशी है कि आज इतनी अच्छी बात हमने साइकोलॉजी की आज तक हमने इस पे चर्चा नहीं की, पर ये बहुत ज़रूरी था। और ये हर उम्र की अलग अलग व्यक्तियों से हम बात करेंगे तो इसके अलग अलग जवाब मिलेंगे। पर आप बहुत अच्छे लाइन में आगे बढ़ रहे हैं और हमारी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। एक और चीज, हाँ बोलिए। तो साइकोलॉजी में भी एक जो टर्म आता है अपना ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल अप्रोच, ओके। तो उसमें ये हमारे एक अप्रोच है जो मेरे को काफ़ी ऐसे, जब मैंने पढ़ा तो मेरे को ये लगा कि हाँ कुछ तो है। और उसके लिए एक थेरेपी होती है जिस्टाल्ट थेरेपी। तो उसमें लोग जो है अभी तक सोल के बारे में रिसर्च कर रहे हैं जिस्टाल्ट थेरेपी में, कि वो सोल को उसमें पहचान रहे हैं कि सोल के थ्रू भी हम थेरेपी दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लगी। तो ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल में कि लोग जो है वो खोज रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत लोगों के मन में ऐसे सवाल आ रहे हैं। जैसे एक फ्रेडमैन है, तो उन्होंने ये अप्रोच को निकाला था। तो उनके मन में जैसे ये सवाल आए तो उन्होंने ये अप्रोच को निकाला। वैसे ही काफ़ी सारे लोग जो है इस वजह से परेशान हैं कहीं ना कहीं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो ऐसे साइकोलॉजिस्ट के केसेस हैं मेरे पास एक दो, कि वो बोल रहे कि हमको हमारा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, लेकिन वो साइकोलॉजिस्ट उनको आंसर नहीं दे पा रहा। तो इस वजह से तो चलिए इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान आपका। और फिर से मुस्कान को हम लेके आएंगे अपने ऑनलाइन पॉडकास्ट में, जिसमें और भी साइकोलॉजी से रिलेटेड नए मटेरियल आपको अब ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि अब ये चस्का पड़ गया है तो नई चीज़ें इसको और अच्छी तरीके से पब्लिक के सामने और लेके आएंगे। जरूर से बने रहिए हमारे साथ, और नए पॉडकास्ट बहुत जल्दी बढ़िया से आने वाले हैं। तो अभी के लिए आपसे छुट्टी लेंगे। परम शांति। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.